नमस्कार, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है मल्हार क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1। चैप्टर का नाम है 3 बुद्धिमान, 3 वाइज मैन। ठीक है, लोक कथा है बच्चों ये एक। और लोक कथा क्या होती है? लोक कथा जो पीढ़ी दर पीढ़ी दादी द्वारा नानी द्वारा हमें सुनाई जाती हैं और इनका उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना, शिक्षा देना, है ना। तो जीवन के सबक सिखाती हैं, अच्छाई बुराई के बारे में हमें बताती हैं। तो आज हम जो लोक कथा पढ़ने जा रहे हैं उस लोक कथा में 3 भाइयों का वर्णन किया गया है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं और अपनी पूरी क्लास के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर जरूर कीजिएगा। एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। कभी दादी कहानी सुनाती होंगी तो ऐसे ही तो बोलती हैं, एक बार ऐसे हुआ था, है ना। तो उसी तरह बताया गया है कि एक समय की बात है, एक टाइम ऐसा था कि एक गरीब इंसान था जिसके 3 बेटे थे। वह प्राय अपने बेटों से कहता, वो अक्सर अपने बेटों से क्या कहता रहता था? मेरे बेटों, हमारे पास तो ना रुपया पैसा है ना सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार का धन संचित करना चाहिए। मतलब धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, सोना चांदी भी नहीं है, लेकिन एक अलग तरह का पैसा इकट्ठा करो। और वो पैसा कैसा होगा? हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो। यानी कि जो भी आसपास घटित हो रहा है उसको समझो, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच ना पाए, कोई भी चीज नजर से बच के नहीं जानी चाहिए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी। अगर रुपया पैसा नहीं है ना, कोई बात नहीं, लेकिन हर चीज को जानने की, समझने की, गहराई तक की एक अपने पास बुद्धि रख लो। सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि रख लो अपने पास। सोना चांदी नहीं है तो कोई बात नहीं, ते बुद्धि रखो, ते दिमाग रखो अपना। आंखों की दृष्टि, आंखों की नजर ऐसी रखो कि गहराई से कोई भी चीज छूट ना पाए। ठीक है, ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी। मतलब कल को अगर मैं ना भी रहा और तुम्हारे पास कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे पास दिमाग होगा, तुम्हारे पास एक पैनी नजर होगी गहराई तक चीजों को परखने की। तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे, यानी कि कम नहीं रहोगे तुम। समय बीता, द टाइम हैज पास्ड, और कुछ समय पश्चात पिता चल बसे और पिताजी जो थे उनकी डेथ हो गई। बेटे मिलकर बैठे, अब तीनों भाई मिलकर बैठ गए। उन्होंने सारी स्थिति पर विचार किया और बोले, सारी स्थिति को सोचा, बोले हमारे लिए यहां कुछ भी तो करने को नहीं, आओ घूम फिरकर जगत देखें। कि आओ अब संसार को देखते हैं, संसार में क्या क्या चीजें हैं उन्हें जानते हैं। आवश्यकता होने पर हम चरवाहों, चरवाहे क्या होते हैं? जो हल चलाते हैं, हलवाहे तो हल चलाते हैं, चरवाहे जो पशुओं को चराते हैं। ठीक है, हम चरवाहों या खेत में श्रमिकों का काम कर लेंगे, हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। अब भाई जो हैं आपस में बात कर रहे हैं कि चलते हैं, पूरे जगत का भ्रमण करते हैं और जब कभी जरूरत होगी तो हम चरवाहे बन जाएंगे, काम कर लेंगे मजदूर का, लेकिन भूखे नहीं मरेंगे। तो तीनों भाई तैयार हुए, यात्रा पर चल दिए। उन्होंने सुनसान वीरान घाटियां लांगी और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पार किया। अब जो भी रास्ते में सुनसान वीरान घाटियां आ रही थी उनको क्रॉस किया, पहाड़ों को क्रॉस किया। इस तरह लगातार 40 दिन तक तीनों भाई चलते रहे। उनके पास जितना खाने पीने का सामान था अब तक समाप्त हो गया था। भाई 40 दिन है, 40 दिन में खा पी के खत्म हो गया। वे थककर चूर हो गए थे, मतलब बहुत ज्यादा थक गए थे। उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, किंतु सड़क थी कि समाप्त होने को नहीं आ रही थी, मतलब रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। वे आराम करने के लिए रुके और पुनः आगे चल दिए। थोड़ी देर स्टे किया, फिर आगे बढ़ गए। अंत में उन्हें अपने सामने वृक्ष दिखाई दिया, मकान दिखाई दिए। वे एक बड़े नगर के पास पहुंच गए। तो अब वो कहां पर आ गए? एक बड़े नगर के पास आ गए। तीनों भाई बहुत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से पग बढ़ाने लगे, अपने कदम बढ़ाने लगे तेजी से। जब वे नगर के बिल्कुल निकट पहुंच गए तो सबसे बड़ा भाई अचानक रुका। उसने धरती पर दृष्टि डाली और बोला, अब सबसे बड़ा भाई जो था धरती पर देखने लगा और बोला, थोड़ी ही देर पहले यहां से एक बहुत बड़ा ऊंट गया है। अब ये थी उसकी पैनी दृष्टि।
जो पिताजी ने कहा था कुछ भी नहीं होगा तेरे पास, लेकिन अगर तेरे पास पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि होगी तो तुम लोग कभी भी किसी से कम नहीं रहोगे। तो अब सबसे बड़ा भाई जो शहर आने से पहले ही रुक गया और उसने क्या देखा धरती पर कि एक बड़ा ऊंट निकल कर गया है, जबकि उसने ऊंट को देखा नहीं। वे थोड़ा और आगे गए तो मझला भाई जो छोटे और बड़े भाई के बीच का होता है वो रुका और सड़क के दोनों ओर देखकर बोला, संभवतः वह ऊंट एक आंख से नहीं देख पाता हो। अब ऐसा क्यों लगा? वे कुछ और आगे गए तो सबसे छोटे भाई ने कहा, ऊंट पर एक महिला और एक बच्चा सवार थे। बिल्कुल सही, दोनों बड़े भाइयों ने कहा और वे तीनों फिर आगे बढ़ चले। अब देखा, अब तीनों भाइयों के पास पैसा भी नहीं था, खाने पीने का सामान भी नहीं था और किसी ने इनको कोई जानकारी भी नहीं दी थी। बस रास्ता क्रॉस कर रहे थे। एक पैनी दृष्टि थी गहराई से देखने की और तीव्र बुद्धि थी। तीनों भाइयों ने जज कर लिया कि यहां से ऊंट निकला है। ऊंट जो है वो एक आंख से काना है और तीसरा उस पर एक लेडी सवार थी और उसका एक बच्चा था। ठीक है, तीनों आगे बढ़ चले। कुछ समय बाद एक घुड़सवार, जो घोड़े पे सवार होता है व्यक्ति, उनके पास से निकला। सबसे बड़े भाई ने उसकी ओर देखकर पूछा। अब क्या पूछा सबसे बड़े भाई ने? घुड़सवार, तुम किसी खोई हुई वस्तु को ढूंढ रहे हो ना? घुड़सवार ने घोड़ा रोककर उत्तर दिया। हां, तुम्हारा ऊंट खो गया है ना? सबसे बड़े भाई ने पूछा। बोला हां। फिर बहुत बड़ा सा? हां। वह एक आंख से नहीं देख पाता है ना? मझले भाई ने पूछा। घुड़सवार ने कहा हां। एक छोटे से बच्चे के साथ उस पर महिला सवार थी ना? सबसे छोटे भाई ने सवाल किया। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से, जैसे संदेह होता है ना, डाउट कि डाकू वाकू तो नहीं है ये, संदेह की दृष्टि से देखा और बोला, तो तुम्हारे पास है मेरा ऊंट, तुरंत बताओ तुमने उसका क्या किया? अब भाई बोले, हमने तुम्हारे ऊंट का मुंह तक नहीं देखा। भाइयों ने उत्तर दे दिया। तो तुम्हें उसके बारे में सभी बातें कैसे पता चली? क्योंकि उनके पास पैनी दृष्टि थी, है ना? क्योंकि हम अपनी आंखों और बुद्धि से काम लेना जानते हैं, यानी कि हमारी नजर भी बड़ी तेज है और बुद्धि भी बड़ी तेज है। भाइयों ने ऐसा बोला। शीघ्रता से उस दिशा में अपना घोड़ा दौड़ाओ, वहां तुम्हें तुम्हारा ऊंट मिल जाएगा। मतलब उस डायरेक्शन में चले जाओ, ऊंट मिल जाएगा तुम्हारा। नहीं, ऊंट के स्वामी ने उत्तर दिया, मैं उस दिशा में नहीं जाऊंगा। मेरा ऊंट तुम्हारे पास है और तुम्हें ही उसे मुझे लौटाना पड़ेगा। हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं, भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा। वो घबरा गए कि भाई ये तो हमारे ही पीछे पड़ गया, हम तो अपनी बुद्धि दिखा रहे थे। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली और उसे जोर से घुमाते हुए तीनों भाइयों को अपने आगे आगे चलने का आदेश दिया कि मेरे घोड़े के आगे आगे चलो, मैं आ रहा हूं। इस प्रकार वह उन्हें सीधे अपने देश के राजा के भवन में ले गया। इन तीनों भाइयों को सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर, सुरक्षा कर्मी कौन होते हैं? वे लोग जो व्यक्ति की, क्षेत्र की, संपत्ति की रक्षा करते हैं, है ना? तो सुरक्षा कर्मियों को सौंपकर वह स्वयं राजा के पास गया। मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था। रेवड़ क्या होते? झुंड, समूह, है ना? उसने कहा, और अब भाइयों ने क्या कहा कि हम तो अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहे थे और मेरी पत्नी मेरे छोटे से। अब भाइयों ने चिंतित होते हुए कहा कि हमने तो तुम्हारे ऊंट को देखा तक नहीं। लेकिन घुड़सवार उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं था। उसने अपनी तलवार निकाल ली, जोर से घुमाया, तीनों भाइयों को आगे चलने का आदेश दिया, सुरक्षाकर्मी को सौंप दिया, राजा के पास गया। अब मैं अपने रेवड़ों को पहाड़ों पर लिए जा रहा था, उसने कहा, और मेरी पत्नी मेरे छोटे से बेटे के साथ एक बड़े से ऊंट पर मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अब ये कौन कह रहा है? घुड़सवार। किसी कारण उनका ऊंट पीछे रह गया और वे रास्ते से भटक गए। मैं उन्हें ढूंढने गया तो मुझे रास्ते में 3 व्यक्ति मिले, मतलब ये 3 भाई जो पैदल चले जा रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने मेरा ऊंट चुराया है और मेरी पत्नी तथा बेटे को मार डाला है। अब ये शिकायत करने राजा के पास पहुंच गया, इसलिए कि मैंने उन लोगों से इस संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा था। फिर भी उन्होंने मुझे यह बताया कि ऊंट बहुत बड़ा था और एक आंख से नहीं देख पाता था तथा उस पर एक महिला तथा
एक महिला बच्चे के साथ सवार थी। राजा ने थोड़ी देर सोच विचार किया और फिर बोला, जैसा कि तुम कहते हो, तुम्हारे बताए बिना तुम्हारे ऊंट के विषय में उन्होंने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से बताया है, तो अवश्य उन्होंने उसे चुराया होगा। जाओ, उन चारों को यहां लाओ। अब राजा ने बताई हुई बात के अनुसार अपना निर्णय सुनाया कि जाओ, उन चोरों को यहां पर लेकर आओ, यानी कि उन तीनों भाइयों को यहां पर लेकर आओ। ऊंट का स्वामी बाहर गया और तीनों भाइयों को साथ लेकर झटपट अंदर आ गया। चोरों, तुरंत बताओ, राजा उन्हें धमकाते हुए बोला। तुरंत उत्तर दो, तुमने इस आदमी का ऊंट कहां छिपाया? आपने सीआईडी कभी देखा होगा? अब जब घटना होती है, जब कोई वारदात होती है, तो सीआईडी उस समय वहां पर तो नहीं होती, लेकिन वो एनालाइज करती है ना, अपनी सोच, अपनी दृष्टि लगाती है। इसी तरह इन तीनों भाइयों ने अपनी तीव्र बुद्धि और तेज दृष्टि से ये सारी सिचुएशन समझकर उस घुड़सवार को बता दी, लेकिन घुड़सवार ने उल्टा उन्हीं को चोर समझा जिन्हें अब राजा के सामने लाया जा रहा है। अब वो भाई क्या बोले, चोरों, तुरंत, हम चोर नहीं हैं, हमने इसका ऊंट कभी नहीं देखा, भाइयों ने उत्तर दिया। तब राजा बोला, इस व्यक्ति के कुछ भी बताए बिना तुमने ऊंट के विषय में सब कुछ बिल्कुल सही बता दिया। अब तुम ये कहने का कैसे साहस करते हो कि तुमने उसे नहीं चुराया? मतलब घुड़सवार ने कुछ कहा नहीं, तुमने सारी सिचुएशन एनालाइज करके उसे बता दी, और घुड़सवार जो है तुम पर विश्वास कैसे करे? महाराज, इसमें तो आश्चर्य की कोई बात नहीं, हैरान होने की कोई बात नहीं, भाइयों ने उत्तर दिया। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते, जब हमारी नजर से कुछ भी नहीं जाता। हमने अपने परिवेश, यानी कि वातावरण, हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देख रहे हैं। जो भी हमारे वातावरण में आसपास घटित होता है उसे हम गहराई से देखते हैं, बुद्धि से सोचते हैं, भले ही उसमें समय लगता है, लेकिन हम जज कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। इसलिए ऊंट को देखे बिना हमने बता दिया कि वो कैसा है। राजा हंस दिया। किसी को भी देखे बिना उसके विषय में क्या इतना कुछ जानना संभव हो सकता है? उसने पूछा। अब राजा ने सवाल किया तीनों भाइयों से। भाइयों ने उत्तर दिया, हाँ संभव है। राजा ने कहा, तो ठीक है, हम अभी तुम्हारी सच्चाई की जांच कर लेंगे। अब एक सिचुएशन राजा भी दे रहा है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया। मंत्री तुरंत महल के बाहर चला गया, लेकिन शीघ्र ही वो दो सेवकों के साथ लौटा। दो नौकर आए जो बहुत बड़ी पेटी लेकर आए। दोनों ने पेटी को बड़ी सावधानी से दरवाजे के पास रख दिया, और रखा भी ऐसे कि राजा को दिखाई दे सके, और स्वयं एक और हट गए, यानी कि साइड हो गए। तीनों भाई दूर से खड़े उन्हें देखते रहे। उन्होंने इस बात को ध्यान से देखा कि पेटी कहां से और कैसे लाई गई थी और किस ढंग से रखी गई थी। हाँ, तो चोरों, हमें बताओ कि उस पेटी में क्या है? राजा ने कहा। महाराज, हम तो पहले ही ये विनती कर चुके हैं कि हम चोर नहीं हैं, सबसे बड़े भाई ने कहा। पर यदि आप चाहते हैं तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि उस पेटी में क्या है। उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, उसमें अनार है, मजला भाई बोला। हाँ, और वह अभी कच्चा है, सबसे छोटे भाई ने कहा। देखो उनकी बुद्धि कितनी तेज थी, एनालाइज कर लिया पेटी रखते ही, जबकि पेटी को भाइयों ने रखते हुए देखा, उसका स्टाइल देखा, लेकिन ये नहीं देखा उसके अंदर क्या था। यह सुनकर राजा ने पेटी को पास लाने का आदेश दिया। सेवक तुरंत पूरी पेटी जो है उनके आदेश के अकॉर्डिंग ले आए। राजा ने सेवकों से पेटी खोलने के लिए कहा। पेटी खुल जाने पर उसने उसमें झांका। जब उसे उसमें कच्चा अनार दिखाई दिया तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। अब राजा भी हैरान परेशान। आश्चर्यचकित राजा ने अनार निकालकर वहां उपस्थित सभी लोगों को दिखाया। तब उसने ऊंट के मालिक से कहा, इन लोगों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये चोर नहीं है, वास्तव में ये बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। तुम इनके बताए रास्ते पर जाकर अपने ऊंट को खोजो। यानी कि ये जैसे कह रहे हैं कि ऊंट उस डायरेक्शन में गया तो तुम भी जाओ। राजा के महल में उस समय उपस्थित सभी लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं था। अब राजा के महल में सभी हैरान हो गए। सबसे बढ़कर तो स्वयं राजा ही हैरान था। उसने सभी तरह के अच्छे और स्वादिष्ट भोजन मंगवाए और लगा, इन भाइयों की आओ भगत करनी चाहिए, यानी कि इनका स्वागत करना चाहिए। अब क्या हुआ? राजा क्या कहने लगे, तुम लोग बिल्कुल निर्दोष हो,
यानी कि कोई दोष नहीं तुम्हारा, जहां भी जाना चाहो जा सकते हो, किंतु जाने से पहले तुम मुझे सारी बात विस्तार के साथ बताओ, मतलब पूरा डिस्क्राइब करो। तुम्हें यह कैसे पता चला कि उस व्यक्ति का ऊंट खो गया है, और तुमने ये कैसे जाना कि ऊंट कैसा था? सबसे बड़े भाई ने कहा, धूल पर उसके पैरों के चिन्ह से मुझे पता चला कि कोई बहुत बड़ा ऊंट वहां से गया है। जब मैंने अपने पास से जाने वाले घुड़सवार को अपने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए देखा तो उसी समय मेरी समझ में यह बात आ गई कि वह क्या खोज रहा है। मतलब वो इधर उधर देख रहा था, मतलब कुछ ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा, राजा ने कहा। अच्छा, अब यह बताओ कि तुम में से किसने इस घुड़सवार को यह बताया था कि उसका ऊंट एक आंख से देख पाता है? उसका तो सड़क पर निशान ही नहीं रहा होगा। मैंने इस बात का अनुमान ऐसे लगाया, ऐसा मंझले भाई ने कहा, कि सड़क के दाईं ओर की घास तो ऊंट ने चरी थी, मगर बाईं ओर की घास ज्यों की त्यों थी, यानी कि वो उसने खाई नहीं थी। राइट हैंड साइड वाली खाई थी, लेफ्ट साइड वाली छोड़ दी थी। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया वो एक आंख से क्या है, देख नहीं पाता। बहुत उत्तम, राजा ने कहा। तुम में से यह अनुमान किसने लगाया कि उस पर बच्चे के साथ एक महिला सवार थी? अब दूसरे भाई ने बोला कि मैंने, सबसे छोटा वाला भाई था। मैंने देखा कि एक स्थान पर ऊंट के घुटने टेक कर बैठने के चिन्ह बने हुए थे। उनके पास ही रेत पर एक महिला के जूतों के चिन्ह दिखाई दिए, साथ ही छोटे छोटे पैरों के चिन्ह थे, जिससे मुझे पता चला महिला के साथ एक बच्चा भी था। बहुत अच्छा, तुमने बिल्कुल सही कहा है, राजा बोला। लेकिन तुम लोगों को यह कैसे पता चला कि पेटी में एक कच्चा अनार है? यह बात तो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। मतलब राजा बोला, ये तो बिल्कुल नहीं सोचा, क्योंकि राजा के महल के बाहर अनार के वृक्ष थे। तो सबसे बड़े भाई ने कहा, जिस तरह दोनों व्यक्ति उसे उठाकर लाए थे, उससे बिल्कुल स्पष्ट था कि वह थोड़ी भी भारी नहीं है। जब वो पेटी को रख रहे थे तो मुझे उसके अंदर किसी छोटी सी गोल वस्तु के लुढ़कने की ध्वनि सुनाई दी थी, एक आवाज आई थी। अब जब आवाज आई तो मैंने ऐसा अनुमान लगाया, मझला भाई बोला, बीच वाला, मैंने गैस किया कि चूंकि पेटी उद्यान की ओर से लाई गई है, यानी कि बाग की ओर से लाई गई है, उसमें कोई छोटी सी गोल वस्तु है, तो वह अवश्य अनार ही होगा। और कारण कि आपके महल के आसपास अनार के बहुत से पेड़ लगे हुए हैं, तो इसलिए अनार ही लाओगे। बहुत अच्छा, राजा ने कहा, और उसने सबसे छोटे भाई से पूछा, लेकिन तुम्हें यह कैसे पता चला कि अनार कच्चा है? इस समय तक उद्यान में सभी अनार कच्चे हैं, यह तो आप स्वयं ही देख सकते हैं, उसने उत्तर दिया और खुली हुई खिड़की की ओर संकेत किया। राजा ने बाहर देखा तो पाया कि उद्यान में लगे अनार के सभी वृक्षों पर कच्चे अनार लटक रहे थे। राजा इन भाइयों की असाधारण पैनी दृष्टि और तीक्ष्ण बुद्धि से चकित रह गया। मतलब नॉर्मल नजर नहीं है इन लोगों की, और बुद्धि भी बड़ी तेज है। धन संपत्ति या सांसारिक वस्तुओं की दृष्टि से तो तुम धनवान नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास बुद्धि का बहुत बड़ा खजाना है। कोष मतलब खजाना, उसने प्रशंसा करते हुए कहा, और उन्हें अपने दरबार में रख लिया। अब राजा को तो ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है ना। तो इस कथा से, इस लोक कथा से क्या संदेश मिला हमें? कि अगर हमारे पास पैसा नहीं भी है, धन संपत्ति सोना चांदी नहीं भी है, लेकिन एक तेज दिमाग है, एक गहराई तक देखने वाली दृष्टि है, जो इन भाइयों ने विकसित की थी, अपने अंदर डेवलपमेंट किया था इस स्किल का, है ना, तो हम किसी से भी 19 कभी नहीं रहेंगे, कम कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो आइए अब इनके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? मेरी समझ से लोक कथा के आधार पर, मतलब जो आपने लोक कथा पढ़ी है उसके आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर बताना है और स्टार बनाना है उसके सामने। लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा, उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? खेतीबाड़ी करना और धन इकट्ठा करना, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, गांव छोड़कर किसी नगर में जाकर बसना। पर स्टार बनाया है हमने सेकंड ऑप्शन के आगे, पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, दूसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है? तीनों भाइयों ने अपने ज्ञान और बुद्धि का उपयोग करके ऊंट के बारे में बहुत कुछ बता दिया। इससे क्या रिजल्ट निकला, क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो पहला ऑप्शन, बुद्धि का प्रयोग करके ऊंट के बारे में सब कुछ बताया जा सकता है। दूसरा, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण यानी कि जांच करना जरूरी है। तीसरा, किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। और चौथा,
ऊंट के बारे में जानने के लिए दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो आप उस पर स्टार लगाएंगे कि किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन सबसे बड़ी ताकत है। ये तीनों भाइयों की ताकत थी, चाहे पैसा नहीं था उनके पास। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? तो पहली ऑप्शन इसका आंसर, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया था। ठीक है, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा हुआ है बच्चों? तो दूसरा ऑप्शन रहेगा, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। राजा ने पहले ऐसे ही किया था ना, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए था। बाद में उसने समझा, पूरी जांच परख की तो समझ में आया और फिर उसे अपने दरबार में रख लिया। पंक्तियों पर चर्चा के प्रश्न हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो गया है। और ख प्रश्न का उत्तर आपके सामने है कि हो सकता है बच्चों, बताया गया है कि हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने भिन्न भिन्न उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने, मतलब आपने ये वाले ऑप्शन क्यों चुने। तो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे आपके साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।